गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जल्दी से मेरे को बताइए, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? जल्दी से मेरे को कंफर्म करिए एक बार। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? जल्दी जल्दी से मेरे को बताइए। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एफएमएसएम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और एफएमएसएम के टॉपिक में जो हम टॉपिक कवर कराएंगे, आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करेंगे। लेसन नंबर 8 है आपकी स्टडी का, सिक्योरिटी एनालिसिस एस्पेक्ट पर आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर लें। बच्चे कह रहे हाँ जी सर स्टार्ट करिए, सुबह सुबह हम जाग करके आते हैं तो आपको जल्दी से स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, गोल्डन टाइम होता है सोने का। और ऐसे टाइम पर भी सर देखो हमारा डेडिकेशन। नो मैटर आपका डेडिकेशन कमाल का है। बेटा जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं वो अभी रिसेंटली आपको गूगल ड्राइव पर दिसंबर वाले बैच में अपलोड हो जाएंगे, और वही सारा मैनेजमेंट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो जितना अब तक हो चुका है वो दिसंबर वाले फोल्डर में आपको अपीयर होते हैं, जिससे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। जो जो चैप्टर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रहेंगे वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको एडिशनली कवर कर सकते हो। रेस्ट आपका लाइव क्लास में चल ही रहे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है, पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज सिक्योरिटी। बच्चे कह रहे हैं क्या सर सब्जेक्टिव पेपर आएगा जहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट इज सिक्योरिटी। मैंने कहा बेटा सब्जेक्टिव नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा। एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक के लिए नॉलेज तो होना चाहिए सिक्योरिटी में क्या क्या कवर हो सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर इन सिक्योरिटी और नॉट। तो सिक्योरिटी में क्या क्या कवर होगा, ऐसे कुछ मुद्दे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जा करके हमने इस चैप्टर में सिक्योरिटी एनालिसिस करना है। सिक्योरिटी को ईच एंड एवरी एंगल से एनालाइज करना है। कब परचेज करें, कब परचेज ना करें, ट्रेडिंग करें ना करें, ट्रेडिंग भी किस तरीके की करें, रिस्क कितना रहेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, इन सारे मुद्दों पर हम सिक्योरिटी एनालिसिस में बात करते हैं। और उसके बाद एक चैप्टर आएगा पोर्टफोलियो एनालिसिस, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के बंच बना करके और एनालाइज करेंगे किस तरीके से रिस्क को कम करके रिटर्न को ऑप्टिमाइज किया जाए, रिटर्न को बेहतर बनाया जाए। तो दोनों चैप्टर बैक टू बैक हम करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस, और देन आफ्टर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्ड में। और दोनों चैप्टर से वो एसेंस निकालने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक से हमारा किस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो व्हाट इज सिक्योरिटी, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे सिक्योरिटी क्या है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि आपने बहुत बार सिक्योरिटी के बारे में सुना होगा, बहुत बार सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा भी होगा। मे बी पॉसिबल कुछ थिंग्स आपको सिमिलर लगे, क्योंकि आप कंपनी लॉ पढ़ते रहते हो, अदर लॉज पढ़ते रहते हो, सिक्योरिटीज लॉज पढ़ते रहते हो, तो उस दौरान आपको सिक्योरिटीज को टाइम टाइम पर एक्सप्लेन कराया जाता है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है। मेरा यहाँ पर एक्सप्लेन करने का
वे आउट अलग रहेगा क्योंकि मेरा पेपर है एमसीक्यू बेस्ड। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कवर इन सिक्योरिटी, व्हाट इज नॉट कवर इन सिक्योरिटी, या व्हाट इज इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी, ऐसे करके के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो वही सारे एस्पेक्ट लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं कि सिक्योरिटी में क्या क्या शामिल होगा। नोट डाउन करें, सिक्योरिटी में भी डिफाइन, पहले मैं ऐसे नोट करा दूं सिक्योरिटी को। डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट issued by seekers of fund, seekers of fund। इनका कहना है कि सिक्योरिटी हमारी क्या हो सकती है, मे बी डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट, और वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे कौन इश्यू करता है, डिफरेंट सीकर्स ऑफ फंड। दैट मीन्स इन्होंने बोला सिक्योरिटी क्या, इन्होंने बोला सिक्योरिटी को जो डिफाइन किया जा सकता है, मे बी डिफाइंड, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट जो कि इशूड किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, सीकर्स ऑफ फंड। जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे की जरूरत है, वो कौन इशू, वो क्या करेगा, सिक्योरिटी इशू करेगा, मतलब सिक्योरिटी इशू करेगा, पब्लिक उसे परचेज करेगी, बदले में पैसे देगी और पब्लिक को रिटर्न मिलेगा। तो सिक्योरिटी को हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कौन इशू करता है, सीकर्स ऑफ फंड इशू करते हैं। नेक्स्ट, दीज इंस्ट्रूमेंट्स are evidence of ownership to the holder of the instrument। अगर इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये एविडेंस के तौर पर काम करते हैं, और किस बात का एविडेंस ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो होल्डर होता है उस पर्टिकुलर होल्डर की ओनरशिप होती है। दैट मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं एक ओनरशिप का एक प्रमाण होते हैं, ओनरशिप के एक एविडेंस के तौर पर ये काम करते हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं, सिक्योरिटीज। जैसे आपने बात की इक्विटी शेयर होल्ड, इक्विटी भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इक्विटी भी एक सिक्योरिटी होती है, और इक्विटी कहीं ना कहीं एक बिजनेस पर भी ओनरशिप का एक एविडेंस होती है। प्रीफरेंस की बात करें वो भी एक ओनरशिप होती है, लेकिन उसके कुछ राइट डिफरेंट होते हैं। बाकी सारी सिक्योरिटीज की बात करें, कई बार कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं, वो फ्यूचर में जाकर के आपकी इक्विटी या प्रीफरेंस में कन्वर्ट हो सकती है। या अदर सिक्योरिटीज की बात करें, जैसे हम लोन से कनेक्टेड सिक्योरिटीज की बात करें, तो वो इस बात का एविडेंस होती हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास वो सिक्योरिटी है वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का ओनर है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन को ही उसके राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट के राइट है या फिर रीपेमेंट के राइट है। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं एविडेंस होते हैं, ये बिजनेस पे भी समटाइम आपकी ओनरशिप को कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे होते हैं, और समटाइम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर भी आपकी ओनरशिप को क्लेम कर रहे होते हैं। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर द एविडेंस ऑफ ओनरशिप टू द एक्सटेंट टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और कहीं ना कहीं आप इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे कभी मत निकाल लेना कि हमारी हर एक सिक्योरिटी बिजनेस पर ओनरशिप क्लेम करेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हमारे बोरोड फंड से कनेक्टेड सिक्योरिटीज होती हैं वो बिजनेस के लिए एक लोन की तरह होती है, बिजनेस पर ओनरशिप क्लेम नहीं करते। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जिस ओनर के पास है उसके पास राइट रहेंगे, उसकी ओनरशिप को कहीं ना कहीं वो एक एविडेंस के तौर पर शो करने का काम करेगा। चलो बच्चों, सिक्योरिटीज की बात करते हैं। अगला मुद्दा, सिक्योरिटीज इंक्लूड। ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा
क्योंकि जब जब आपको एफएमएस जब जब आपको एसएलसीएम में या कंपनी लॉ में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पढ़ाया जाता होगा तो बोला जाता होगा सिक्योरिटी इज अ ब्रॉडर टर्म और इट इंक्लूड, ब्रॉडर टर्म है सिक्योरिटी, इसमें ये भी शामिल होता है, इसमें ये भी शामिल होता है, इसमें ये भी शामिल होता है। क्योंकि डिफाइन जब किया जा रहा है, अगर वर्ड इंक्लूड शामिल कर लिया, अगर वर्ड इंक्लूड शामिल कर लिया, इसका मतलब है कि वहां पर हमने स्कोप बढ़ा दिया, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कवर हो सकते हैं। तो सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्टेन से इंस्ट्रूमेंट, मेजर मेजर इंस्ट्रूमेंट के नाम मेंशन कर दिया आपने, और उस मेजर मेजर इंस्ट्रूमेंट के नाम मेंशन करने के बाद आपने अगर एटसेट्रा वर्ड लगा दिया, इसका मतलब सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी उधर कवर हो जाएंगे। सॉरी, बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, तो वो कौन कौन से मेजर मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जरा एक बार इधर नोट डाउन करा दीजिए, सिक्योरिटीज में क्या क्या शामिल होता है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्योरिटीज इंक्लूड, उसके बाद कुछ सर्टेन से नेम दिए जा सकते हैं, उन पर्टिकुलर नेम्स पर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो यहां पर नोट डाउन करें, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, नेक्स्ट डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट यूनिट्स, नेक्स्ट सिक्योरिटी रिसीप्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, declared by central government, to be security, next right or interest in security, next right or interest in security। क्या बच्चों यहां तक नोट डाउन हो गया आपका? वर्ड यूज किया हमने सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में क्या क्या शामिल होता है, इन सारे मुद्दों को डिस्कस करना है। जल्दी से मेरे को बताइए कि यहां तक नोट डाउन हो गया आपका? ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमने बात किया सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी इंक्लूड्स, इस पर्टिकुलर वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड कर लिया गया, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक। तो शेयर्स और स्क्रिप्ट की बात करें, कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रूमेंट की तरफ ही आपको इशारा कर रहे हैं, बट मुद्दा आता है स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक। ये शायद आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, स्टॉक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपके शेयर्स होते हैं उनको फ्रैक्शन में सेल नहीं किया जा सकता, उनको फ्रैक्शन में सेल नहीं किया जा सकता, उनको फ्रैक्शन में सेल नहीं किया जा सकता। जब जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो उनको फ्रैक्शंस में सेल नहीं किया जा सकता। जैसे कि 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, आपको 50 रुपए का सेल करना है, कैसे सेल करोगे? फाड़ के सेल करना है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कोई कैची चला दें, कटर चला दें, जहां पर सेल हो जाएगा कि चलो जी हाफ शेयर सेल कर देते हैं, हाफ नहीं छोड़ देते हैं। नॉट पॉसिबल। शेयर्स को जब सेल किया जाएगा तो नंबर्स में ही सेल किया जाएगा, वो फ्रैक्शंस में सेल नहीं किया जाएगा। तो शेयर स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें, मोरलेस सेम ही रहते हैं।
स्टॉक की अगर हम बात करें तो क्वाइट डिफरेंट कंसेप्ट है। हमारे पास लेट सपोज 100 शेयर्स हैं और शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हम उन्हें स्टॉक में कन्वर्ट करा लेते हैं और स्टॉक को फ्रैक्शनल पार्ट के तौर पर सेल किया जाता है, किया जा सकता है। तो स्टॉक की बात करेंगे, बॉन्ड एक आपके स्क्रिप्ट के तौर पर ही सेल किए जाते हैं, डिवेंचर का भी कोई इशू नहीं, लेकिन डिवेंचर स्टॉक मतलब अगेन अगर डिवेंचर का प्राइस ज़्यादा है तो उसे डिवेंचर स्टॉक में कन्वर्ट करा करके सेल किया जा सकता है। तो शेयर्स हो, स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, डिवेंचर हो या डिवेंचर स्टॉक हो, ये सारे के सारे सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आएंगे। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होगी, इट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइन। डेरिवेटिव बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव आपको अगर कंफ्यूज करे तो इसका मतलब ये एक ऐसा सिक्योरिटी होगा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइन, और अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, अंडरलाइन गोल्ड हो सकता है, अंडरलाइन कोई कमोडिटी हो सकती है, अंडरलाइन कोई शेयर हो सकता है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे गोल्ड से कनेक्टेड बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे। तो दैट पर्टिकुलर बॉन्ड जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव किससे कर रहा है, गोल्ड से ड्राइव कर रहा है, तो उसे हम डेरिवेटिव की कैटेगरी में रख देंगे। बात क्लियर? तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, किसी दूसरे एस्पेक्ट से ड्राइव करते हैं, उन सबको डेरिवेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बेस्ड होती हैं, वो उनका जो प्राइस अप एंड डाउन होगा, उनका जो प्राइस इंक्रीज होगा या उनकी वैल्यू जो इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे निफ्टी बेस्ड सिक्योरिटी होती है, सेंसेक्स बेस्ड सिक्योरिटी जो होती है, इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो अपनी वैल्यू किस पर ड्राइव कर रही है, निफ्टी और सेंसेक्स के बेसिस पर, तो वो सारे के सारे डेरिवेटिव की कैटेगरी में आएंगे। तो मैंने यहां पर बात की बच्चों शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर और डिवेंचर स्टॉक, ये सब सिक्योरिटी की कैटेगरी में रहेंगे। डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटी की कैटेगरी में रहेंगे। साथ ही साथ जितने भी यूनिट्स होते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट की बात करें या किसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं उनके यूनिट्स की बात कर लें, तो वो सारे के सारे यूनिट्स जो होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट फंड के जो यूनिट्स होते हैं, वो सब सिक्योरिटी की कैटेगरी में आएंगे। सिक्योरिटी रिसीप्ट थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट कंसेप्ट हो सकता है, शायद आपने कभी जीडीआर एडीआर जैसे वर्ड सुने हो। जीडीआर एडीआर की वैल्यू जो ड्राइव होती है उनकी सिक्योरिटी के बेसिस पर ही ड्राइव होती है, और जीडीआर एडीआर आईडीआर ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फंड कलेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव से इशू किए जाते हैं। जैसे इंडियन कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, किसी फॉरेनर को इन्वेस्ट करना है, तो दो रूट हो सकते हैं हमारे, और वो कौन कौन से दो रूट हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा हो सकता है हमारा अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट से गवर्नमेंट ने पहले एक परसेंटेज फिक्स कर रखा होता है कि इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने जाना है, बियॉन्ड जाना है, तो आपको कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अप्रूवल्स लेनी पड़ती है। वो सारी चीजें आप टाइम टाइम पर पढ़ते रहे होंगे। पैसा इंडियन कंपनीज में डायरेक्ट लगा सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और कई बार इंडियन सिक्योरिटीज में पैसा डायरेक्ट लगा पाना पॉसिबल नहीं है, एफडीआई पॉसिबल नहीं है, तो उस दौरान फॉरेन कंट्रीज में डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए जाते हैं, वहां से फंड कलेक्ट किया जाता है और एक मैकेनिज्म बनाया जाता है एडीआर या जीडीआर। एडीआर बेसिकली अमेरिका में इशू होते हैं, और जीडीआर की अगर हम बात करें वो ग्लोबली इशू होते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस उन एडीआर और जीडीआर को फॉरेन कंट्रीज में इशू करके वहां से फंड कलेक्ट किया, और उस फंड को इनडायरेक्ट वे में इंडिया में इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इधर से जो अर्निंग होती है उन एडीआर और जीडीआर होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो दीज आर द सिक्योरिटी रिसीप्ट्स। सेम वे, वैसे कंसेप्ट थोड़ा सा इंडिया में काफी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कैपिटल स्कार्सिटी है, लेकिन आईडीआर का भी कंसेप्ट है। फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडिया में आईडीआर इश्यू किए जाएंगे, यहां से पैसा कलेक्ट किया जाएगा
और फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ इटसेल्फ जो सिक्योरिटी जो कैपिटल है उसकी स्कार्सिटी है, तो ऐसा थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। बट एडीआर और जीडीआर के थ्रू काफी सारा फंड कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट रिसिप्ट इशू करके जो पैसा उठाया जाता है और उसे फर्दर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो पैसा पब्लिक से लिया जा रहा है, बोरो किया जा रहा है, पब्लिक से कलेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करके, तो ये भी बच्चों हमारा बेसिकली सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में ही कवर होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आएंगे या नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स आएंगे, डिक्लेयर्ड बाय सीजी टू बी सिक्योरिटी, और इन्होंने बोला कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को गवर्नमेंट ने अगर सिक्योरिटी बोला तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसे सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में ही शामिल रखेंगे। राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी में जो राइट और इंटरेस्ट भी होता है वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कवर होगा। तो एग्जामिनेशन में अगर कुछ ऐसा आए, क्या ये सिक्योरिटी में आएगा या नहीं आएगा, डायरेक्टली आप उसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर हमने कवर किया, व्हाट इज सिक्योरिटी। अगले मुद्दे पर चलेंगे। यहां तक मुझे बताइए बच्चों, किसी भी तरीके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, अदरवाइज मैं सेकंड पॉइंट पर चलता हूं। यहां तक बताइए मेरे को, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये जो चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस मुझे टाइम टाइम पर एफएम में रखेगा और कभी कभी मुझे घुमा फिरा करके आपके एसएलसीएम में लेके जाएगा, कभी कंपनी लॉ में लेके जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपके इसमें इस टाइप के हैं जो आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए काफी नॉलेजेबल भी है। जब भी मैं पूछता हूं बेटा, सारे बच्चे मुझे आंसर करते रहा करें, जिससे कि मुझे मालूम रहता है कि कौन बच्चा क्लास में अवेलेबल है, कौन बच्चा क्लास में नहीं है। मुझे बार बार जाकर के प्रोफाइल में किसी का चेक करने का जरूरत नहीं रहता, और आप क्लास में बने हुए हो, ये बात अगर मेरे नोटिस में है तो इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जब भी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप मेरे को हमेशा रिप्लाई करते रहा करो। कई बार कुछ होता है कि हाँ ना तो करते रहा करो कि बच्चे साइलेंटली क्लास लेते रहते हैं और रिप्लाई नहीं करते। तो कई बार बच्चे क्लास की छुट्टी कर लेते हैं। तो एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन रहता है कि कौन बच्चा सिंसियर है पढ़ने में, कौन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की बच्चों हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज की हमने बात करी। नेक्स्ट मुद्दा होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर को बारीकी से देखो, कोई भी कंसेप्ट अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो इस तरीके से सिखा रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम पर प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जितना डेली डे बेसिस पर लाइव क्लास में पढ़ें, रिकॉर्डेड से जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ते रहें। जितना डेली बेसिस पर लाइव क्लास में पढ़ते हो या फेस टू फेस क्लास में पढ़ते हो, उसको डेली बेसिस पर ही रिवाइज कर लिया करो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना अपने माइंड पर। डेली बेसिस पर आप रिवाइज करते रहोगे। इवनिंग में हाफ एन आवर का टाइम दोगे, और साथ ही साथ कंप्लीट वीक का वीकेंड पर एक बार स्पीडली रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीकेंड पर आप पिछला सारा रिवाइज कर लो, जितना भी पढ़ा है आपने। ऐसा आप करते जाएंगे तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। 100% एक ही बार में सक्सेस होंगे, और इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है जिससे आप क्लियर कर पाए। कोई कहता है 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन, मैं कहता हूं 25 बार करो रिवीजन। कैसे नहीं क्लियर करोगे? पढ़ते समय मेहनत सब करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ही हमको एक अचीवर यानी कि पास आउट होने वाला बच्चा बना देता है। और कभी कभार वही थोड़ी सी लापरवाही हम पीछे छोड़ सकते हैं, और लापरवाही की वजह से कई बार दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट को हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। टाइम टाइम पर सुनने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करें, इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट of fund on assets with the aims of earning income
और कैपिटल एप्रिसिएशन। और कैपिटल एप्रिसिएशन। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, present consumption is sacrificed to get a return in future। जब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट कंजम्पशन है वो सेक्रीफाइस हो जाता है टू गेट अ रिटर्न इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट हैज टू एट्रीब्यूट्स। First one is time, second one is risk। Next point, the risk in investment is taken to reap some return from the investment। Next point, any investment decision will be influenced by three objectives: point number A, security; point number B, liquidity; और point number C, yield। point number C इसका मतलब रहेगा yield। फ्रंट पॉकेट में। point number C, yield। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? चलिए बच्चों, यहां तक नोट हो गया बेटा। थोड़ा सा मैं इसे नोट ही करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मेरे को बताइए, मुझे पेज टर्न करना है। क्या यहां तक नोट हो चुका है सभी का? ओके, चलिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर ए, सिक्योरिटी। इन आवर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल is the main priority प्रिंसिपल को करेक्ट कर लेना बेटा। सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज द मेन प्रायोरिटी we can foregone our return but not ready to accept foregone our principal or amount invested। प्रिंसिपल और अमाउंट इन्वेस्टेड। सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी रहेगी इन आवर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज द मेन प्रायोरिटी। हम अपने जो पैसे को लगा रहे हैं उस पैसे की वापसी जरूर चाहते हैं। लेट्स सपोज 10 लाख हमने कहीं इन्वेस्ट किए तो कई बार मे भी पॉसिबल वहां से रिटर्न ना मिले, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न ना मिले, लेकिन रिटर्न तो छोड़ो, अगर हमारा पैसा भी जाने की संभावना है तो फिर हम ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सिक्योरिटी में पॉइंट नोट डाउन किया हमने। इसके बाद लिक्विडिटी, पॉइंट नंबर बी। in our investment objective liquidity must be there it means investment should be incashable at short notice। At short notice, it means investment should be incashable at short notice। Point number C, yield। ब्रैकेट में इसे रिटर्न भी लिख सकते हो।
yield is best described as the net return out of any investment yield is best described as the net return out of any investment appropriate yield encourage the investor to go for investment जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, यहां तक आपका नोट डाउन हो गया? ये हमने बात करी आपके साथ में इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड मुद्दों की। जल्दी से एक बार बताइए बच्चों, क्या आपका नोट हो गया है? बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर, नोट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट मुद्दा क्या है? लास्ट टाइम पर हमने बात किया सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, यहां पर हम बात करेंगे बच्चों व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑन एसेट्स विद द एम्स ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। हम अपने पैसे को एम्प्लॉयड कर रहे हैं, हम अपने पैसे को किसी दूसरी प्लेस पर लगा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर लगा रहे हैं, कहीं पर किसी न किसी पर्सन को उस पैसे को दे रहे हैं। और किस पर्पज से दे रहे हैं, किस एम से दे रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से दे रहे हैं कि हमको कमाना है इनकम, हमको फर्दर पैसे कमाने, या जो पैसा हमने लगाया उसका कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कहीं इन्वेस्ट किया और आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ अमाउंट अर्न होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे कुछ अमाउंट मिलता रहता है, दैट इज नोन एज अर्निंग इनकम। दैट मीन्स डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना। और अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो कई बार जिस जगह पैसा लगाया उन सिक्योरिटीज की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आज वो सिक्योरिटी 100 रुपए की है तो 2 साल बाद वो सिक्योरिटी 1000 रुपए की हो गई, तो इस दौरान हम बोलेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें एप्रिसिएशन देखने को मिला। तो इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या तो इनकम कमाना बच्चों, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन करना। या तो हमारा फंड बढ़ेगा या हम इनकम कमाएंगे, ये हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव होंगे। और इन्होंने बोला इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रेजेंट कंज्यूमशन इज सैक्रिफाइस। इस बात का क्या मतलब है? हमारे पास, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं या मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं? 10 करोड़ में से एक बढ़िया सी 1 करोड़ की कार खरीद सकता हूं, 5 करोड़ का बंगला बना सकता हूं, बाकी सारे पैसे से ऐश कर सकता हूं, डेली ऐश कर सकता हूं। बच्चे कह रहे हैं ऐश कैसे करेंगे? बढ़िया बढ़िया डिशेज मंगाएंगे और आराम से रेस्ट करेंगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ रुपए थे मेरे पास, गाड़ियों में घूमेंगे, लग्जरियस कार में घूम रहे हैं विद मल्टी फीचर्स, ये आनंद करना ही है। मेरा पैसा, मेरी मनी, मैं आज के आज एंजॉय कर सकता हूं, आज के आज उससे मजे कर सकता हूं। बट अगर मैंने अपने वाले पैसे को किसी को दे दिया तो क्या सैक्रिफाई किया? क्या सैक्रिफाई किया? प्रेजेंट कंज्यूमशन, जो मैं आज खर्च कर सकता था वो मैंने अपना कंज्यूमशन सैक्रिफाई कर दिया, अब मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया तो अब मेरे पास पैसा रहा ही नहीं, मैं तो गरीब का गरीब ही रहा। 10 करोड़ रुपए मैंने उठा करके कहीं डाल दिए दूसरी जगह पर, तो जब मैं आज अपने कंज्यूमशन को डेफरमेंट कर रहा हूं, आज मैं अपने एंजॉयमेंट को डेफर कर रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि मुझे बदले में कुछ तो चाहिए। और बदले में क्या चाहिए?
कि मुझे फ्यूचर में एक रिटर्न मिले। तो इन्होंने बोला इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट हम अपने प्रेजेंट कंजम्पशन को डेफर करते हैं और उसके बदले में सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं हम प्रेजेंट कंजम्पशन को, बदले में हमें फ्यूचर में एक एडिशनल रिटर्न चाहिए। जब जब एडिशनल रिटर्न की बात की जाती है तो प्रेजेंट कंजम्पशन ही नहीं, कई बार बाकी सारे अदर फैक्टर भी काम में आते हैं, जैसे कि हम उसे कितने टाइम तक डेफर कर रहे हैं, लिक्विडिटी कितनी रहेगी उसके दौरान, और साथ ही साथ में जहां पर हम पैसे को लगा रहे हैं वह रिस्क कितना है। रिस्की एरिया में पैसा लगाएंगे ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, रिस्की एरिया में पैसा लगाएंगे ज्यादा रिटर्न का कहीं ना कहीं एक उम्मीद बढ़ जाएगी, और प्रेजेंट कंजम्पशन को डेफर कर रहे हैं इस बात के लिए भी रिटर्न चाहिए, और साथ ही साथ में जिस जगह पर पैसे को लगा रहे हैं वहां पैसे को लगाने के बाद दोबारा से इनकेस कितनी स्पीड से किया जा सकता है, इन सारी बातों पर भी हमारा रिटर्न कहीं ना कहीं रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो जब जब हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें कहां ना करें, कितना रिटर्न मिलेगा, इन सारी बातों को हमने इन्वेस्टमेंट में एनालाइज करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट कंजम्पशन हमेशा सेक्रीफाइस होते हैं और इसके बदले में हमें बच्चों फ्यूचर में एक रिटर्न मिलता है। आगे इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट हैज टू एट्रीब्यूट्स, पहला एट्रीब्यूट होगा टाइम और दूसरा एट्रीब्यूट होगा रिस्क। पहला एट्रीब्यूट होगा टाइम, क्योंकि जब जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो यहां पर दो बातों को मेनली कंसीडर किया जाता है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरा एट्रीब्यूट होता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। मैं आपसे कहता हूं आप दिल्ली मेट्रो से कहीं घूमने जा रहे थे, दिल्ली मेट्रो तो सबने देखी होगी, बच्चे कह रहे हाँ जी सर देखिए, जिन्होंने नहीं देखी वो फील कर लो, बढ़िया सी ट्रेन अच्छी सी, जिसमें इधर उधर शॉर्ट ड्यूरेशन पे शॉर्ट प्लेसेस पे घूमने जा सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे घूमने जा सकते हैं सॉरी। तो दिल्ली मेट्रो में आप घूमने जा रहे थे, वहां पर एक शख्स मिले आपको, बराबर में बैठे हुए थे, बोले कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है लेकिन पैसे की कमी चल रही है, अगर मेरे बिजनेस में कोई पैसा लगाए, अगर मेरे बिजनेस में आप पैसे लगा सकते हो, अगर आप पैसे लगाते हो मेरे बिजनेस में, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो पर डे का 100% मिलेगा। मैंने पर ईयर का नहीं बोला, पर डे का, मतलब आज पैसे लगाओगे 10 लाख, कल 10 लाख का रिटर्न मिलेगा, परसों 10 लाख का रिटर्न मिलेगा, उससे अगले दिन 10 लाख का रिटर्न मिलेगा, ऐसे ही हर दिन 10-10 लाख रुपए मिलते जाएंगे। आपने कहा बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बोले कैसे लगाना होगा, कि अभी के अभी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो और मैं आपको इसी वक्त, इसी समय, इसी टाइम, इसी सीट पर मेट्रो से जाता हुआ डेली मिलूंगा, और डेली मेरे से फंड कलेक्ट करते रहना। कि एड्रेस नहीं है, काम बड़ा रिस्की है तो हम अपना एड्रेस नहीं बताते। पैसा लगाने के लिए तैयार रहोगे क्या? बच्चे कह रहे ना जी ना, कभी नहीं पैसा लगाने वाले, इतना सारा रिस्क है इस वक्त, ना एड्रेस मालूम है, ना पर्सन के बारे में जानकारी रखते हैं, कुछ भी तो पता नहीं। पैसा लेके चले जाएगा, 10 लाख रुपए लाएगा या नहीं लाएगा, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। कई बार रिस्क कम होती है, जैसे हमें एसबीआई में पैसा जमा कराना है, पीएनबी में पैसा जमा कराना है, एलआईसी में कहीं ना कहीं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, तो रिस्क नहीं होता। और जब ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं होगा तो उस दौरान हमारा इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा करने की हमारी संभावना रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट के दौरान रिस्क भी देखने को मिलता है। दूसरा टाइम फैक्टर भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एक इंसान की एक एवरेज लाइफ के बारे में बात करें तो 60-65 साल, 70 साल बढ़िया तरीके से अगर रहता है, तो नहीं तो 50 पे भी निकल लेते हैं बहुत सारे पर्सन। तो इन्वेस्टमेंट हैज टू एट्रीब्यूट, टाइम। और अगर आपसे बोला जाए कि आप पैसा लगाइए और ये पैसा जो वापस आएगा ना वो 50 गुना होकर के वापस आएगा, लेकिन 150 साल बाद, आप क्या बोलोगे? मैं क्या करूंगा इसका? और किसको तुम दोगे या नहीं दोगे, इस बात की क्या गारंटी है? कितने टाइम बाद पैसा वापस आएगा, इस बात पर भी कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो टाइम क्या रहेगा, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क कितना हमने बियर करना है, ये मेन एट्रीब्यूट्स रहेंगे। जब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये मेन वो एस्पेक्ट रहेंगे जिनको हमें कंसीडर करना होता है। द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज टेकन टू रीप द सम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट।
जब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, अगर हमने कुछ रिस्क लेना भी है तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में कुछ रिटर्न रीप करने हैं, कुछ रिटर्न कमाने हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। अब रिस्क का मतलब ये नहीं है कि हम उसे 100%, जैसे अभी मेट्रो वाली रिस्क की मैं बात कर रहा था, इस टाइप का रिस्क ले रहे हैं, वो तो जबरदस्त, यानी 100% रिस्क है, वहां तो पैसा डूबना ही डूबना है, अपारेंटली दिखाई दे रहा है। बट पैसा हम कहीं भी लगाएं, अप टू सम एक्सटेंट वहां रिस्क रहता ही रहता है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि हमेशा लॉस होगा ही होगा, रिस्क का मतलब ये लॉस होने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे जैसे इन्वेस्टर रिस्क बियर करता है, जैसे जैसे इन्वेस्टर रिस्क बियर करता है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट से अर्निंग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है। तो रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज टेकन टू रीप सम रिटर्न। और हम ये रिस्क क्यों बियर कर रहे हैं? क्योंकि हमने उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न अर्न करने या रिटर्न कमाने। इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी बाय 3 ऑब्जेक्टिव्स। जब जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी बेस्ड, ऐसे ऐसे कर लो बेटा, बेस्ड ऑन 3 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी, सेकंड वन इज लिक्विडिटी और थर्ड वन इज यील्ड। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी, सेकंड वन इज लिक्विडिटी, थर्ड वन इज यील्ड। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो बेस्ड रहता है आपका सिक्योरिटी पर, लिक्विडिटी पर, यील्ड पर, ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या टिक करोगे उधर? ऑल ऑफ दीज टिक करोगे। इन्वेस्टमेंट के कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? टाइम और रिस्क को कंसीडर करके चलेगा, बोथ या नॉन ऑफ दीज, तो आप टिक किस पर करोगे? बोथ पर। ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक एम होते हैं वो क्या एम होते हैं? अर्निंग, इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, बोथ या नॉन ऑफ दीज, ऐसे करके भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा एट्रीब्यूट, टाइम और रिस्क रहेंगे। जब जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करेंगे तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होंगे, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी एंड यील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिक्योरिटी को हमने यहां पर कवर अप किया। इन आवर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज द मेन प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ही चला जाए, प्रिंसिपल ही चला जाए, अगर इस बात का रिस्क क्रिएट हो जाए तो शायद हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो मैंने आपको मेट्रो वाला एग्जांपल दिया था, उसने बोला था 10 लाख रुपए दो और कल के कल 10 लाख रुपए लेना, फिर परसों 10 लाख रुपए लेना, फिर अगले दिन पर 10 लाख रुपए लेना। मतलब चल क्या रहा है? आपके प्रिंसिपल को जाने का भी रिस्क अराइज हो गया। अपारेंटली लग रहा है कि ये पर्सन पैसे भी वापस नहीं देने वाला, रिटर्न तो छोड़ो, क्योंकि ऐसी बात है वही करता है जिसको कुछ नहीं देना होता। तो इन आवर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज द मेन प्रायोरिटी, यानी कि हमारा प्रिंसिपल सिक्योर रहे, ये हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी। वी कैन फॉरगॉन अवर रिटर्न, वी कैन फॉरगॉन अवर रिटर्न बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फॉरगॉन अवर प्रिंसिपल और अमाउंट इन्वेस्टेड। इन्होंने बोला रिटर्न तो छोड़ सकते हैं हम, अपना रिटर्न तो छोड़ सकते हैं बट अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ सकते। अरे नहीं कमाया चलेगा, लेकिन जो कमा रखा था, जो कैपिटल थी हमारे पास, उसको फॉरगॉन हम कैसे कर दें? तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली सिक्योरिटी होती है कि जो हमारे पास फंड है वो फॉरगॉन नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलर अमाउंट हमारा लॉस में नहीं जाना चाहिए। चलो 1 साल नहीं कमाया, 2 साल नहीं कमाया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिक्विडिटी की बच्चों अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है। कई बार हम वेल्थफुल होते हैं बट हमारे पास वेल्थफुल है, हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा पैसा ही रहता है, वो हमको कुछ भी एंजॉय नहीं करने दे रहा। शायद आप में से कुछ पर्सन्स ने, कुछ बच्चों ने फील किया होगा ड्यूरिंग द मोनेटाइजेशन। जब एक मोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे होंगे, आपको मालूम रहा होगा। मोनेटाइजेशन के दौरान कुछ ऐसा हो गया था, बैंक में पैसे तो हैं बट खर्च कैसे करें, निकल ही नहीं रहे। ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम नहीं है सर हमारे पास, सामने वाला ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो जगह जगह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब चलता है। लेकिन उस दौरान यूपीआई उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, उससे पहले पेटीएम भी अपना इतना ऐड करता था, लेकिन उसके बावजूद भी पर्सन्स पेटीएम इंस्टॉल नहीं करते। पता नहीं क्या झंझट है, छोड़ो जाने दो।
लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, जो भी ऐप थे जैसे भी थे सब इंस्टॉल होना चालू हो गए। मीन्स हम बात कर रहे थे कि जो मोनेटाइजेशन के टाइम में हुआ था कि पैसे अकाउंट में हैं लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी की कमी हो गई थी उधर। सेम वे कभी कभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपकी पॉकेट में 2000 रुपए का नोट है और एक गोलगप्पे वाला, चाट वाला अपनी चाट की ठेल लेकर के जा रहा है, गाड़ी लेकर के जा रहा है। आप उससे 10 रुपए के गोलगप्पे खाना चाहते हो, पॉकेट में 2000 का नोट है, वो आपने दिखाया, उसने कहा नहीं जी नहीं, नहीं चलेगा, मेरे पास खुले ही नहीं है। तो आप पैसे खर्च करके एंजॉय करना चाह रहे थे लेकिन उस 2000 के नोट की वजह से आप उन्हें खर्च नहीं कर पाए, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी इशू नहीं है। और बहुत बड़े इशू की बात करता हूं कि आपके पास 10,000 करोड़ की लैंड है और अर्न आप कुछ करते नहीं हो, कोई रेगुलर इनकम नहीं है आपकी। लैंड को सेल करके आप कहीं ना कहीं पैसे कलेक्ट कर सकते हो, उठा सकते हो और उसके बाद खर्च कर सकते हो। 10,000 करोड़ की लैंड तो है लेकिन वो सेल होगी तब पैसे आएंगे, क्या उसके बाद खाना खाओगे? मतलब उसको सेल करने में भी आपको टाइम लगेगा और टाइम उस दौरान जब तक वो सेल नहीं होगी तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके पास 10,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो 1 सेकंड में आप क्लिक करोगे, पैसा आपके अकाउंट में। 1 सेकंड में क्लिक करोगे तो पैसा दोबारा से इन्वेस्टमेंट में। एक अभी ऐड भी आता है 1 सेकंड में, वो एक ऐड चल रहा है आज के टाइम पर, इन्वेस्टमेंट की कुछ ऐसी बात करते हैं कि 1 सेकंड में पैसा आपके खाते में, 1 सेकंड में इन्वेस्टमेंट, 1 सेकंड में पैसा आपके खाते में। तो दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। जब पैसे की जरूरत है तब पैसा आपके पास, जब जरूरत नहीं है तब इन्वेस्टमेंट, जब पैसे की जरूरत है पैसा आपके पास, तो मतलब हाईली लिक्विड। तो लिक्विडिटी की बात करें तो ऐसी हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे कैश में, इनकैशेबल, कैश मतलब अगर हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा आ रहा है तो वो कैश के इक्विवेलेंट ही है। इन अवर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी मस्ट बी देयर, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। इट मीन्स द इन्वेस्टमेंट शुड बी इनकैशेबल एट शॉर्ट नोटिस। मान के चलो आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन ऐसी जगह पर कर दिया जिस इन्वेस्टमेंट को सेल करने में आपको 10 साल लग जाएंगे, तो क्या 10 साल वेट करोगे? मान के चलो इमरजेंसी आपके साथ आ गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, बच्चे कह रहे हमारा एक्सीडेंट क्यों करवा रहे हो सर, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं लेकिन उन इन्वेस्टमेंट को सेल करने में लगते हैं 2 साल, तो उसके ट्रीटमेंट का वेट जो है 2 साल तक थोड़ी ना किया जाएगा। वो तो सामने वाला तो 2 साल में तो भगवान को प्यारा हो जाएगा, प्यारा क्या राज दुलारा भी हो जाएगा। तो मैंने बात करी बच्चों, लिक्विडिटी भी हमारे इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो इस बात को कंसीडर करें कि क्या हम इस इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। अगला मुद्दा रहेगा यील्ड और रिटर्न। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको रिटर्न भी चाहिए, कमाई भी चाहिए। यील्ड बेसिकली हम बात करते हैं कमाई कितना हो रहा है, उससे रिटर्न कितना हमको मिल रहा है, नेट रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न के तौर पर बात करें तो कई बार जो हमारे इंटरेस्ट डिविडेंड हमारे रिटर्न की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट जब हम यील्ड की बात करते हैं तो इंटरेस्ट डिविडेंड के अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन भी किस रेट से हो रहा है, उन सारे के सारा नेट इफेक्ट को हम लेकर के चलते हैं। और इन दैट पर्टिकुलर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस किस परसेंटेज में है। तो इन्होंने बोला यील्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द नेट रिटर्न आउट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। एप्रोप्रिएट यील्ड इनकरेज द इन्वेस्टर टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर यील्ड अच्छा होगा, कमाई अच्छा होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट टू अदर मैटर्स। तो हमने यहां पर बात करी बच्चों लिक्विडिटी के रेफरेंस में, हमने यहां बात करी यील्ड के रेफरेंस में, सिक्योरिटी के रेफरेंस में। क्या इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड सारे मुद्दे आपको समझ में आए या किसी भी एस्पेक्ट में आपको कोई डाउट जल्दी से मेरे को बताइए। पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट हमने यहां पर क्लियर किया। पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट यहां पर हमने क्लियर किया। जल्दी से आप टाइप करें ऑल क्लियर। अगर आपको सब कुछ समझ में आया जल्दी से टाइप करें ऑल क्लियर। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से डाउट टाइप करें, फिर मैं आपके डाउट को लेकर के आगे बढ़ता हूं। जल्दी से मेरे को बताइए। 2 पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड। कोई भी समस्या, कोई डाउट? सारा कुछ क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं सर सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं बच्चों, हम यहां बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। नेक्स्ट एस्पेक्ट पर चलते हैं, यहां हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। पॉइंट नंबर थर्ड, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या है, इस मुद्दे पर हमने कुछ डिस्कशन जरूर किया। अब अगला हमारा मैटर यह रहेगा कि सर ये स्पेक्यूलेशन क्या होता है, क्या स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, ये दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्योंकि पैसा तो हम स्पेक्यूलेशन में भी लगाते हैं और पैसा हम इन्वेस्टमेंट में भी लगाते हैं, तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों जगह पर? हम बात करें कब एक इन्वेस्टमेंट स्पेक्यूलेशन बन जाता है और कब एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर दोनों में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, इन सारे मुद्दों की हम बात करेंगे। कुछ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हम बात करेंगे। एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, इसका फर्स्ट कॉलम रहेगा बेसिस, सेकंड कॉलम रहेगा इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम रहेगा स्पेक्यूलेशन। पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, तो इन्वेस्टमेंट में नोट करें परचेज ऑफ एन एसेट्स with the hope of getting return is called investment, is called investment। नेक्स्ट रहेगा स्पेक्यूलेशन, act of conducting a risky financial transaction, a risky financial transaction in the hope of huge profit। दूसरा रहेगा बेसिस फॉर डिसीजन, basis for decision performance of company, और यहां पर हम बात करेंगे basis for decision technical chart, मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी एंड एडवाइस।
टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों रिस्क, रिस्क मॉडरेट, और हाई, इंटेंट टू प्रॉफिट, इंटेंट टू प्रॉफिट, चेंज इन वैल्यू, change in value, change in prices. Expected rate of return, modest rate of return, और high rate of return. Fund, own fund, borrowed fund. इसे कर लो यूज ऑफ ओन फंड, यूज ऑफ बोरोड फंड. इनकम स्टेबल और अनस्टेबल या अनसर्टेन, कॉमा अनस्टेबल. behavior, behavior of investor, behavior of investor, conservative, and cautious, और इधर बात करेंगे डेयरिंग, एंड केयरलेस. डेयरिंग एंड केयरलेस. इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन दोनों ही केसेस में पैसा लगाया जाता है और पैसे से पैसा कमाया जाता है. रिटर्न की एक उम्मीद बनी रहती है, लेकिन दोनों में क्वाइट डिफरेंस देखने को मिलता है. और वो क्या डिफरेंस होता है, उन सारे डिफरेंसेस की आज हम बात करेंगे. इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशंस में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं. वो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे डिफरेंसेस की हम एक एक करके बात करेंगे. जल्दी से मेरे को बताइए, क्या यहां तक नोट हो गया आपका? जल्दी से बच्चों मेरे को बताइए, क्या यहां तक आपकी नोटिंग हो चुकी है? जल्दी जल्दी से बताइए बच्चों.
ओके, दैट मीन्स पॉइंट नंबर थर्ड हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन की। स्पेक्यूलेशन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा परचेज ऑफ एन एसेट्स विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। असेट्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया या असेट्स को किसी को परचेज किया, असेट्स का मतलब शेयर परचेज किए, बॉन्ड्स परचेज किए, डिवेंचर परचेज किए या कोई अन्य अदर असेट्स परचेज किया, किसी असेट्स को परचेज किया, किसी असेट्स में अपना पैसा लगाया। क्यों लगाया, एक होप है। किस बात का होप है, कि हमको कुछ रिटर्न यहां पर चाहिए, गेटिंग रिटर्न। गेटिंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट इन्होंने बोला एक्ट ऑफ कंडक्टिंग अ रिस्की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना जो रिस्की हो। जैसे बिटकॉइन में पैसा लगाओ, बिटकॉइन में पैसा लगाया आपने, बिटकॉइन सुना होगा आपने, एक तरीके से आप उसे एक डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, जिसकी अंडरलाइंग कुछ अदर्स होती हैं, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पर उनके प्राइस फिक्स होते हैं। आपने कुछ रुपीस के बिटकॉइन परचेज कर लिए, महंगे हो गए तो सेल कर दिए, सस्ते हो गए तो लॉस कमा के बैठ गए। तो कई बार बिटकॉइन में पैसा ऐसे लगाया जाता है कि अभी प्राइस बढ़ रहा है तो उम्मीद है शायद और बढ़ेगा, तो अभी एक बिटकॉइन 100 रुपए पर चल रहा है, फटाफट से हमने 1000 बिटकॉइन परचेज कर लिए, जैसे 110 रुपए हुआ जल्दी से सेल कर दिए। तो जो प्राइस में डिफरेंस है उसको अर्न करने के लिए 10 रुपए के डिफरेंस को हमने कमा लिया, और आज के आज एक बिटकॉइन पर हमने 10 रुपए कमाए। तो ओवरऑल अगर उस रिटर्न को एनालाइज किया जाए, उस रिटर्न को पर ईयर बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए, तो वो हाई रिटर्न बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर पर ईयर रिटर्न देखोगे इन्वेस्टमेंट से, तो वहां पर एक ऑन एन एवरेज ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि या आप एवरेज भी निकालें तो एक स्टॉक मार्केट में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और आप 10-12 साल के लिए पैसा लगा दो, 5-7 साल के लिए पैसा लगा दो, लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगा दो, पैसा लगाने के बाद स्पेक्यूलेशन मत करो उसका कि कभी सेल कर दिया कभी परचेज कर दिया, तो एक ऑन एन एवरेज 12 to 14% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। लेकिन वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाना पड़ता है, न कि किसी एक कंपनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी में लगाना पड़ता है। तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा लगाते हैं तो हमको एक ऑप्टिमाइज रिटर्न मिलता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन हम डेली बेसिस पर एक डीमैट अकाउंट खुलवा करके उसमें किसी शेयर को परचेज कर रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं, अभी 2 मिनट पहले परचेज किया था, जैसे ही 10 पैसे बढ़े तो हमने सेल कर दिया, तो 10% का मार्जिन हमने उधर से कमा लिया। तो कई बार ये होता है कि 10 पैसे बढ़ने पर सेल किया, तो कई बार 50 पैसे कम होने पर नुकसान भी हो जाता है, वो कम होना चालू हो जाता है, फिर हमको सेल करना पड़ता है कि इसके प्राइस तो कॉन्टिन्यूसली गिर रहे हैं। तो जो स्पेक्यूलेटर होता है वो रिस्की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, जबकि इन्वेस्टर जो होता है वो ऐसा नहीं करता। वो पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसको एक सर्टेन से एक ऑप्टिमम रिटर्न की चाहत होती है, एक रिटर्न की एक होप होती है। बेसिस फॉर डिसीजन, जब जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी जिसमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं, ये जो पोर्टफोलियो जिनमें इस पोर्टफोलियो में जिन जिन कंपनीज के शेयर हैं, उन सारी कंपनीज की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सारी बातों को एनालाइज करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि ये जो स्पेक्यूलेटर है ना, ये ना एनालाइज करता, ये बोलता है कि टेक्निकल चार्ट क्या जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इसका तो ट्रेंड प्राइस बढ़ने का है, तो इसका मतलब फर्दर और बढ़ेंगे, जल्दी से परचेज करो, और जैसे ही फर्दर बढ़ेंगे मैं सेल कर दूंगा। किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस या किसी भी पोर्टफोलियो के शेयर का प्राइस टेक्निकल चार्ट से कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो गिर रहा है, उसका ट्रेंड गिर रहा है, ट्रेंड उसका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा, अमाउंट को सेल करेगा, और इन दैट पर्टिकुलर केस बाहर हो जाएगा वहां से। तो मार्केट साइकोलॉजी एडवाइजेस, कई बार हमको एडवाइजेस देखने को मिलते हैं, इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में पैसा लगा दो, बढ़ने के चांसेस है, हमने लगा दिया, हमने खुद कोई एनालाइज नहीं किया, किसी ने बोला हमने पैसा लगा दिया। टेक्निकल चार्ट देखना, मार्केट साइकोलॉजी को देखना और एडवाइजेस वगैरह को फॉलो करके हम स्पेक्यूलेशन में पैसा लगा रहे होते हैं। जबकि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम खुद से एनालाइज करते हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जैसा कि मैंने बोला कि लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन स्पेक्यूलेशन में तो 1 सेकंड में पैसा बिटकॉइन में, 1 सेकंड में पैसा बाहर, दैट मीन्स आपके खाते में, आपके अकाउंट में।
तो ये शॉर्ट टर्म होता है स्पेक्यूलेशन, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। रिस्क जो है इधर स्पेक्यूलेशन में हाई होगा, ज्यादा रिस्क होगा, पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं, बट इधर मॉडरेट रिस्क होता है, कम रिस्क होता है। रिस्क होता जरूर है लेकिन मॉडरेट होता है, कम होता है। इंटेंट टू प्रॉफिट, यहां पर हम वैल्यू चेंज की वजह से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। फ्यूचर में कंपनी और बेहतर करेगी, शेयर्स के प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, स्टेबल प्राइस इंक्रीज होंगे और हमको प्रॉफिट्स मिलेंगे, डिविडेंड्स मिलेंगे। तो चेंज इन वैल्यू चाहते हैं। जब एंटिटी की वैल्यूज में चेंज आएंगे तभी हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन स्पेक्यूलेशन में तो सिर्फ हम फोकस करते हैं प्राइस में चेंज हो जाना चाहिए। प्राइस 10 पैसे भी बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यू क्या है क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी में बोगस ट्रेडिंग हो रही है, मतलब पब्लिक जो पैसा लगा रही है उसके डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर उसके प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हमको तो बस प्राइस फ्लक्चुएट से मतलब है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अर्निंग, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में मॉडेस्ट रेट ऑफ रिटर्न की चाहत होती है। एक एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर के माइंड में भी होता है कि बहुत ज्यादा कमाई नहीं होने वाली, लेकिन इधर हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस होता है कि आज मैं पैसे लगा रहा हूं, कल ही मैं 10% अर्न करके अपने घर वापस बैठ जाऊंगा। तो 10% हम ईयरली कई बार अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं, वो विदिन अ डे 10% अर्न कर रहा है। अगर ईयरली उसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो 10 मल्टीपल बाय 365, तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 3000%, 3650% के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है अगर एक दिन में 10% कमा लिया तो। फंड की अगर हम बात करें, यूज ऑफ ओन फंड, ऐसी जगह पर जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां अपना पैसा लगाते हैं, और जब स्पेक्यूलेशन करते हैं तो हम कई बार दूसरों से पैसा ले लेते हैं कि आज के लिए 10 लाख रुपए देना, कल ही वापस ले लेना। तो आज के लिए 10 लाख रुपए लिए, कल वापस दे देंगे आपके, क्यों? क्योंकि अभी पैसा लगाया, कल प्राइस में डिफरेंस आएगा, सेल कर देंगे। इनकम स्टेबल होती है और यहां पर अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी होती है, अनस्टेबल इनकम होती है। और इधर इन्वेस्टर की अगर बिहेवियर की बात करें तो यहाँ कंजर्वेटिव बिहेवियर होता है। कंजर्वेटिव का मतलब हम ह्यूज लॉसेज इनकर्ड नहीं करना चाहते और हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, बट इन दैट पर्टिकुलर केस हमको ज्यादा लॉस नहीं होने चाहिए। लॉसेस के लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं, कहीं पर ऐसी जगह पैसा नहीं लगाएंगे जहां पर हमको लॉसेस हों। इन्वेस्टर यहाँ कॉशियस होता है, समझदार होता है, अलर्टनेस होती है उसके पास। और इधर का जो इन्वेस्टर होता है वो डियरिंग होता है, केयरलेस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डियरिंग आज कर दो डेयर, मतलब कल या तो कमाई 10%, नहीं तो फिर जो पैसा है वो भी गया। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द स्पेक्यूलेशन, और क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो पॉइंट वाइज पॉइंट इधर आपको सारा का सारा क्लियर हो गया। अब इन्वेस्टमेंट को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं, स्पेक्यूलेशन को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी एलिमेंट पर हमने यहाँ फोकस किया है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट यहाँ कवर किए। अब मुझे बताइए क्या इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में आपको का डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ? इसमें किसी को किसी भी टाइप की समस्या, कोई डाउट जल्दी से बताइए बच्चों। यहां तक किसी कोई समस्या है, डाउट? ऑल क्लियर? जल्दी से एक बार ऑल क्लियर टाइप करें बच्चों, जल्दी से आप मेरे को एक बार ऑल क्लियर टाइप करें अगर ये आपको समझ में आ गया। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आया। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिक्योरिटी एनालिसिस, अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया था, इससे कनेक्टेड मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। जैसा कि मैं टाइम टाइम पर डिस्कस करता रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल पेपर में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये 100% एमसीक्यू है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है और वो हम कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। तो नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास को मैं एफएमएसएम की क्लास को यहीं सीमित रखता हूँ। मिलते हैं आफ्टरनून में सीएमए की क्लास के साथ। अभी के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, अभी के लिए सारे बच्चों को बाय बाय। और कल जैसा कि सारी क्लास आपकी लाइव में हुई थी, आज बच्चों आपका जैसे फेस टू फेस का शेड्यूल था वो बना रहेगा। जो बच्चे उधर ज्वाइन करते हैं वो सारे बच्चे उधर आ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी इस टॉपिक को इधर ही होल्ड करते हैं।